प्रदेश के जबलपुर में गैंग वॉर की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। एक गैंग ने दूसरे गैंग के सदस्य को अगवा कर लिया और उसे लाठी डंडों से बुरी तरह से मारा। इतना ही नहीं, पिटाई गए वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर पिटाई गए वीडियो वायरल होते ही हंगामा मच गया। भाई का दादा का सबका बल्ला लेवा ये पैदल। वीडियो में कुछ लोग एक आदमी की बुरी तरह से पिटाई करते नजर आए। उंगली फट जाएगी, हाथ अलग कर ले। पुलिस के मुताबिक 3 लोगों ने आकाश पटेल और छोटू पटेल को अगवा किया और फिर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके कपड़े उतार दिए। इसके बाद डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। कपड़े गंदे कर। मार खा रहा ये शख्स रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन आरोपियों पर तो जैसे जुनून सवार था। उन्होंने उसे जमकर पीटा। इस दौरान उनका अंदाज फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखाए जाने वाले गैंगस्टर की तरह था। भाई का दादा का सबका बल्ला लेवा ये पैदल। आरोपी देर तक इसी तरह इस शख्स की पिटाई करते रहे। पुलिस के मुताबिक जबलपुर के 2 गैंग्स में तनातनी हाल ही में तेज हुई है। वर्चस्व को लेकर इनका आपस में लंबे समय से विवाद चल रहा है। जिस पक्ष की पिटाई हुई है उस पक्ष के जो अगवा थे प्रदीप पटेल, 10 दिन पहले उन्हें 302 के मामले में जेल निरुद्ध किया गया है। पुलिस के मुताबिक एक गैंग ने दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी की थी, जिसका बदला लेने के लिए आकाश और छोटू पटेल को अगवा किया गया और उसे जानवरों की तरह मारा पीटा गया। बोलो रॉबिन भैया आई लव यू टू। बोलो। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस विभाग एक्शन में आ गई। पुलिस ने पिटाई करने वाले 3 आरोपियों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। कश्मीर और हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी जारी है। सुहाने मौसम का लुत्फ लेने के लिए वहां सैलानी भी पहुंचने लगे हैं। कश्मीर के गुलमर्ग से हिमाचल के कुल्लू तक बर्फ की चादर में लिपटी वादियां नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर गिर रही बर्फ से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी तापमान कम हो गया है और सर्दी ने दस्तक दे दी है। लेकिन कश्मीर में मौसम के बदले मिजाज ने वहां पहुंचे पर्यटकों का दिल जीत लिया, क्योंकि वहां के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, जिसकी वजह से आसमान से गिरने वाली बर्फ के बीच पर्यटक अपनी गाड़ी खड़ी कर मस्ती करते नजर आए। देखिए कैसे ये लोग कार पर जमी बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंककर मस्ती कर रहे हैं। जो कश्मीर के बारे में बताते हैं कि कश्मीर द पैराडाइज ऑन अर्थ, सही बताते हैं। एकदम जोरदार है यहाँ की स्नोफॉल। पहला स्नोफॉल तो सबसे खतरनाक है, जोरदार है यहाँ का। मैं तो बोलता हूँ आना ही चाहिए यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है, बहुत ही मस्त। आना ही चाहिए एक बार तो। नागपुर, महाराष्ट्र। ज्यादा कोऑपरेटिव है और कैसा एंजॉय कर रहे हो? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मौसम की पहली बर्फ से जहां पर्यटकों में खुशी का माहौल है, वहीं कश्मीर में पर्यटन उद्योग के एक बार फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद दिखाई दे रही है। श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे सड़कों और पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई। हर तरफ नजारा सफेद ही दिखाई दे रहा है। हालांकि भारी बर्फबारी के चलते कई पेड़ उखड़ गए। वहीं श्रीनगर के कई इलाकों में टेलीफोन लाइनें भी बर्फबारी की वजह से ठप हो गयी। बर्फबारी हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। और जो टूरिस्ट है वो भी वादी का रुख करेंगे और अपना लुत्फ उठाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस कश्मीर की जो पहचान है, और व्हेन इट कम्स टू ब्यूटीनेस ऑफ कश्मीर एंड आई फील कि जो बर्फबारी यहाँ पे होती है तो इट्स फर्स्ट थिंग कि जहाँ पे हमारी पहचान लोकेट होती है। हालांकि कई जगह बर्फबारी से सड़कों पर मोटी बर्फ की चादर जम गई, जिसे हटाने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ा। देखिए कैसे ये मशीनें सड़कों से खुरच कर बर्फ को हटाने में जुटी हैं और रास्ता साफ कर रही हैं, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न आए। और यही नहीं, भारी बर्फबारी से मुगल रोड और श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद है और लद्दाख से कश्मीर तक सड़क संपर्क पूरी तरह से कट गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और इससे जो सामान्य जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। तकरीबन सभी इलाकों में आज सुबह से ही बिजली गुल है। मोबाइल इंटरनेट कनेक्टेड, उसमें भी डिस्टर्बेंस है। सड़कों पे काफी बर्फ जम गई है, जिससे रोड जो है वो स्लिपरी हो गए हैं। हालांकि पर्यटन के हिसाब से देखें तो विंटर टूरिज्म के लिए ये नई रूह फूंकने वाली बात है, क्योंकि काफी लोग जो है वो कश्मीर की बर्फ देखने के लिए आकर्षित होते हैं, लेकिन मकामी लोग जो है उनके लिए ये परेशानियां भी लेकर आता है। कश्मीर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे लोगों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। बर्फबारी की तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं। चारों तरफ बर्फ के अंबार से ढका ये हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति है। भारी तादाद में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है।
लाहौल घाटी में ये सीजन का पहला हिमपात हुआ है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में वाहन फंस गए। बर्फबारी के चलते रोहतांग पास बंद हो गया। फिलहाल वहां 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है। लाहौल घाटी के कोकसर में भी बर्फबारी हुई है। फिलहाल लाहौल के केलांग और उदयपुर से दिल्ली चंडीगढ़ के लिए चलने वाली सरकारी बसों के पहिए भी थम गए हैं। 2 दिन पहले ही बीआरओ के जवानों ने बर्फ हटाकर रोहतांग पास बहाल किया था। अब फिर से लाहौल स्पीति का देश प्रदेश से संपर्क कट गया है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही 6 से 9 नवंबर तक पहाड़ों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी थी। इस बीच प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द बर्फ हटाने का काम पूरा हो, ताकि आवाजाही को फिर से शुरू किया जा सके। लाहौल स्पीति के अलावा कुल्लू में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली। चारों तरफ सफेद बर्फ का अंबार दिखाई दिया। भारी तादाद में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर दिखाई दिए। बर्फ के साथ तेज हवा भी चली, जिससे ठंड भी बढ़ गई। बिहार के नवरूणा अपहरण और हत्या मामले में 10 लाख के इनाम का ऐलान किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बहुचर्चित नवरूणा कांड की जांच कर रही सीबीआई ने कलेक्ट्रेट में नवरूणा अपहरण और हत्या की गुत्थी सुलझाने में सीबीआई की मदद करने वालों को 10 लाख रुपए का इनाम देने के पोस्टर लगवाए। यूपी के सुल्तानपुर में अयोध्या पर फैसला आने से पहले प्रशासन ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटलों में गहन चेकिंग अभियान चलाया। मध्य प्रदेश के दतिया में नेशनल हाईवे 75 पर गन्ने से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 किसानों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ में NH 24 पर ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक ज्वेलरी की दुकान में गहनों की चोरी करते हुए एक युवक सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। यूपी के हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले गंगा मेले को लेकर मंडलायुक्त और आईजी ने तैयारियों का जायजा लिया और आयोजन में जुटे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लखनऊ के विभूति खंड में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद बुझाया। इराक की राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके, जिसके बाद सुरक्षा बल ने फायरिंग की। थाईलैंड के दक्षिणी याला प्रांत में स्थित एक मुस्लिम बहुल इलाके में कट्टरपंथी अलगाववादियों ने 15 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म हाउसफुल 4 के बेहद मजेदार बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किए। I actually spotted 3 different looks and I lose my memory completely. It's quite a confusing screenplay. संकेत है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द ही आ सकता है, इसीलिए फैसले से पहले अयोध्या अलर्ट पर है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है और यूपी में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं। शहर में हालात का जायजा लेने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंचकोसी परिक्रमा के लिए अयोध्या में लाखों श्रद्धालु मौजूद हैं, इसीलिए सरयू नदी के घाट और मंदिरों के पास ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा बाजारों और अहम सड़कों पर लोगों की आवाजाही और गतिविधियों पर प्रशासन की नजर है। अयोध्या में सुरक्षा के इंतजाम तो पहले से ही हैं, लेकिन जल्द आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। राम जन्मभूमि की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस का कड़ा पहरा है। आने जाने वालों की मुस्तैदी से जांच हो रही है। इतना ही नहीं, पूरे इलाके में पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है और शहर में आने वालों की जांच हो रही है। आशंका है कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तनाव हो सकता है। हालांकि इस मामले में पक्षकार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों पे अमल करें और कोई ऐसा काम ना करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई वक्तव्य नहीं, ऐसी बात लोग ना करें कि जो एक दूसरे के दिलों में ठेस पहुंचे, क्योंकि शांति का माहौल बनाए। अयोध्या के संत समाज में भी सरगर्मी है, लेकिन तनाव का नामो निशान नहीं। मोसमुदीन नदीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणे कि हरहु समा भववीर। कामे नारी प्यार जमे लोहि प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागौ मोहि राम। लेकिन राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार इस मामले में चौकस है। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। अयोध्या पर फैसले को देखते हुए राज्यों को सतर्क रहने को कहा गया है।
इसके अलावा अयोध्या में 4000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की नियुक्ति की गई है। बताया जा रहा है कि हालात से निपटने के लिए यूपी सरकार ने कई जिलों में अस्थायी जेलें बनाई हैं। इसके अलावा यूपी में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील 34 जिलों के पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे अपेक्षा है, सबसे अपील है कि लोग शांति सौहार्द के साथ जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आता है उसको सब लोग मिल बैठ के स्वीकार करें। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास के सभी जिलों में प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करतारपुर साहिब जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं के लिए पासपोर्ट जरूरी है या नहीं, इस पर पाकिस्तान की वजह से कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान जहां पासपोर्ट जरूरी नहीं होने की बात कह रहे हैं, तो उनकी सेना कह रही है कि पासपोर्ट जरूरी है। क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से 2 दिन पहले पाकिस्तान की वजह से कंफ्यूजन की स्थिति बन गई। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान जहां पासपोर्ट जरूरी नहीं होने की बात कह रहे थे, तो उनकी सेना कह रही है कि पासपोर्ट जरूरी है। लेकिन अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि दोनों देशों के बीच जो MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए थे, उसके मुताबिक पासपोर्ट जरूरी है और इसी के तहत कॉरिडोर में एंट्री होगी। You must have seen conflicting reports coming out from Pakistan on what is required to undertake the visit. Even today, that sense of confusion continued. There was a statement by the Foreign Office. I think DGISP has tweeted something else. As of now, we are aware that there is a bilateral document which has been signed between India and Pakistan, which very clearly specifies the documents which are required to undertake the visit. इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने वहां की सेना के हवाले से बताया कि करतारपुर गलियारे के रास्ते करतारपुर साहिब आने वाले भारतीय सिख श्रद्धालुओं को अपने साथ पासपोर्ट लाना होगा। वहीं पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल गफूर ने भी बुधवार को कहा कि भारतीय सिख श्रद्धालुओं को करतारपुर गलियारे का प्रयोग करने के लिए पासपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। इसकी एंट्री एक लीगल एंट्री होगी, एक परमिट के तहत होगी, पासपोर्ट बेस्ड आइडेंटिटी के तहत होगी। किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी के लिहाज से या सॉवरेनिटी के लिहाज से इस इनिशिएटिव के जरिए नहीं जाएगा। हमें सिख बिरादरी के इस मजहबी जज्बे का एहतराम करना चाहिए और इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हालांकि इससे पहले 1 नवंबर को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान के लिहाज से इस इनिशिएटिव के जरिए नहीं जाएगा। हमें सिख बिरादरी के इस मजहबी जज्बे का एहतराम करना चाहिए और इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हालांकि इससे पहले 1 नवंबर को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने करतारपुर गलियारे का निर्माण पूरा होने की ट्विटर पर घोषणा करते हुए कहा था कि करतारपुर के लिए भारत से आने वाले श्रद्धालुओं से मैंने 2 जरूरतों को खत्म कर दिया है। उन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, बस कोई वैध पहचान पत्र लेकर आएं। उन्हें 10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। साथ ही उद्घाटन वाले दिन और गुरु नानक जी के 550वें जन्मदिन पर फीस नहीं ली जाएगी। जिसके बाद पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच एक बार फिर मतभेद सामने आए, क्योंकि सेना ने एक बार फिर इमरान सरकार के फैसले को पलट दिया, जिससे इमरान खान की फिर फजीहत हो गई। दरअसल गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा, जिससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतारपुर साहिब गलियारा देश को समर्पित करेंगे। 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। 575 भारतीय श्रद्धालुओं का पहला जत्था करतारपुर जाएगा, जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई लोग करतारपुर जाएंगे। यही नहीं, भारतीय श्रद्धालु बगैर वीजा के आवाजाही कर पाएंगे। करतारपुर साहिब जाने के लिए पासपोर्ट के साथ एक परमिट लेना होगा। कॉरिडोर सुबह से शाम तक खुला रहेगा। सुबह जाने वाले श्रद्धालुओं को शाम को वापस लौटना होगा। कॉरिडोर अगर बंद होगा तो पहले से श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी दी जाएगी। करतारपुर कॉरिडोर सिखों के लिए पवित्र जगह है। करतारपुर साहिब गुरु नानक देव जी का निवास स्थान था। गुरु नानक जी ने जिंदगी के आखिरी 17 साल यहीं गुजारे थे। उनके माता पिता और उनका देहांत भी यहीं पर हुआ था। करतारपुर में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सुरक्षा के मामले में भारत सरकार ने चिंता जताई है। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तानी सेना ने अपने ही प्रधानमंत्री इमरान खान के फैसले को पलटते हुए भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए पासपोर्ट फिर से जरूरी कर दिया। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े अभियान के तहत योगी सरकार ने 7 पीपीएस अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दे दिया। मशहूर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने ग्रुप में जोड़ने के नियम में बदलाव किए हैं, जिससे अब कोई दूसरा शख्स किसी को आसानी से नहीं जोड़ पाएगा।
ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने 5वीं बार नीरव मोदी की जमानत अर्जी ठुकरा दी। इस दौरान नीरव मोदी ने भारत को सौंपे जाने पर आत्महत्या की धमकी दी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गठन के बाद भारत की ओर से जारी किए गए राजनीतिक मानचित्र पर नेपाल ने आपत्ति जताते हुए काला पानी को नेपाल की सीमा में बताया। कर्नाटक में बगलकोट के बादामी में भारी बारिश के बाद एक तालाब से निकला पानी रिहायशी इलाके में घुसने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। पंजाब के फिरोजपुर में प्रदूषण रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने खुद साइकिल चलाकर अपने कर्मचारियों और आम जनता को साइकिल चलाने का संदेश दिया। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश उत्सव के मौके पर दिल्ली में 3 किताबों के विमोचन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और हरसिमरत कौर ने शिरकत की। उत्तराखंड के गंगोत्री में ताजा बर्फबारी से घाटी के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। अमृतसर की कंपनी बाग में गंदगी देखकर अमेरिका की विदेशी महिला लूसी ने खुद सफाई का बीड़ा उठाया, जिसे देखकर दूसरे स्थानीय लोग भी अभियान के साथ जुड़ गए। और प्याज को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में भी कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया, यहां पर नाराजगी जाहिर की गई है। आपको बता दें कि प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तो ये हाल हो गया है, कई जगह प्याज के दाम 100 रुपए प्रति किलो को भी पार कर गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया गया है। दिल्ली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्याज की माला पहनकर ये लोग सड़कों पर उतरे और जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। बहुत जल्द दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस को लग रहा है कि प्याज के रूप में उसे एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में आज अलग अलग जगह पर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए, जिस तरह से प्याज का कीमत 100 रुपया किलो कोई सोच भी नहीं सकते। देश की गरीब परिवार, लाखों करोड़ों गरीब परिवार, मिडिल क्लास परिवार, सभी के लिए प्याज एक बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। हिंदुस्तानी कोई भी मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज अनियन इन देयर कुकिंग, इट्स पार्ट ऑफ द एसेंशियल किचन की पार्ट है। जिस तरह से केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार दोनों के दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। केजरीवाल जी से हम पूछना चाहेंगे कि कितने गोदामों में उन्होंने छापा मारा, जो व्यवसायी मिडिलमैन इस तरह के हालात का फायदा उठा के जो अपना फायदा पहुंचाते हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जिस तरह से ये कीमत बढ़ रहा है, मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले ही गैस की कीमत बढ़ाए, तो इंडियन लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग कहाँ जाएंगे। तो दिल्ली में बढ़ती प्याज की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा से बात की। दिल्ली में बढ़ती प्याज की कीमतों को लेकर के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार विरोध कर रही है और आप देख सकते हैं जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता हैं और प्रेसिडेंट सुभाष चोपड़ा है, वो दिल्ली सचिवालय की ओर विरोध मार्च कर रहे हैं। और हमारे साथ सुभाष चोपड़ा जी, आगे का ये बताइए, प्याज का मामला क्यों जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सुभाष जी, दिल्ली में प्याज की कीमत सरकार को रुला दी है, बीजेपी की सरकार चली गई थी और आप लोग फिर इस पर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आई कांट हेयर यू। आप बताएंगे, आप लोग जो प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन जिम्मेवार है? इसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेवार है, केजरीवाल और बीजेपी सरकार। सेंटर में ही दोनों की मिली भगत है, जमाखोरों को बढ़ावा दे रहे हैं, दिल्ली के अंदर प्याज की कीमतें बढ़ा रहे ताकि जमाखोरों को उसका मुनाफा मिल सके। केजरीवाल और बीजेपी की ए और बी टीम है। मैं ये कहता हूँ, ये दोनों प्याज नहीं है, बेश कीमती चीज है। क्या नारा था? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। और फिलहाल रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए लौट रहे हैं, फौरन वापस बने रहिए हमारे साथ। ईट ऊंचे पुल से नदी में छलांग लगाने पर बाघ को रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी। हालांकि फिर भी बाघ ने हिम्मत करते हुए खुद को नदी की चट्टान से निकाल लिया और नदी के पानी में जैसे तैसे तैरने लगा। इसके बाद वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने बाघ को बचाने का प्रयास किया और उसे बाहर निकालने के लिए एक पिंजरा पानी में उतारा गया, लेकिन बाघ ने झपट कर पिंजरे को तो पकड़ लिया, लेकिन वो उसमें घुसने में कामयाब नहीं हो पाया। पिंजरे को खींचने के प्रयास में बाघ के दांतों में भी चोट आई और खून निकलने लगा। देखिए कैसे उसके मुंह से निकले खून ने पानी का रंग लाल कर दिया। इससे पहले वन विभाग की टीम ने बाघ को निकालने के लिए बुलडोजर और क्रेन का इस्तेमाल किया,
लेकिन पत्थर में फंसे होने के कारण बाघ बुरी तरह से घायल हो गया था। हालांकि अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया, जिसकी वजह से बाघ रात भर पानी में पड़ा रहा। लेकिन सुबह बाघ के शरीर में कोई हरकत नहीं दिखी। बाघ मर चुका था। उसके शव को पानी से बाहर निकाला गया। इस दौरान बाघ को नदी में देखकर पुल पर कई लोग इकट्ठा हो गए और बाघ के रेस्क्यू की तस्वीरें देखने लगे। हवा में घुलते जहर से इंसान ही नहीं, भगवान भी परेशान हैं। वाराणसी में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। ऐसे में शहर के प्राचीन ताड़केश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ को भी मास्क लगाकर रखा गया है, ताकि वो वायु प्रदूषण से सुरक्षित रह सके। शिवलिंग पर दूध जल का अभिषेक करने के बाद भक्तों ने फूल चढ़ाने के साथ ही उन्हें मास्क भी पहनाया। और आज स्मॉग के कारण शहर में छोटे बच्चों, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोगों को दिक्कतें आ रही है, परेशानी हो रही है और श्वास के रोगी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण हम जिस प्रकार हमें कष्ट होता है, उसी तरह हमें लगता है कि हम लोग की आशा है कि हमारे बाबा को भी कष्ट होता है। इसीलिए हम लोगों ने आज उन्हें यहाँ मास्क पहनाया है। मंदिर में मौजूद सभी पुजारी और श्रद्धालु भी मास्क पहने नजर आए। मंदिर में प्रदूषण रोकने की अपील वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। चूंकि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में श्रद्धालुओं ने सीधे पीएम मोदी से शहर का प्रदूषण कम करने के लिए कारगर कदम उठाने की अपील की। ये मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से भी मांग करूंगा। और साथ ही आज हिंदुस्तान हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा आतंकवाद जो है ये वायु प्रदूषण है। जो आतंकवाद से तो हम जीवन भर लड़ते रहेंगे, लेकिन इस वायु प्रदूषण से सर्वप्रथम हमें लड़ना है। तो अपने देश के प्रधानमंत्री और देश से के जो जिम्मेदार आला अफसर है, उनसे मैं मांग करता हूँ कि इस वायु प्रदूषण से जल्दी से जल्दी हम देशवासियों को निजात दें। भक्त और भगवान का रिश्ता काफी गहरा माना जाता है। यही कारण है कि सर्दियों के दिनों में भगवान को कंबल और स्वेटर पहनाया जाता है, तो गर्मी में एसी और पंखे लगाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल शहर में प्रदूषण ज्यादा होने से भोलेनाथ को मास्क पहनाया गया है। और इस मामले में केंद्र सरकार खास तौर पर सतर्क है। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है और संकेत है कि जल्द ही कोर्ट अयोध्या पर फैसला सुना सकता है। इसीलिए सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले से पहले अपने मंत्रियों को बयानबाजी नहीं करने की नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को उकसाने वाली बयानबाजी नहीं करने की सलाह दी। साथ ही पीएम ने अयोध्या पर आने वाले फैसले को लेकर देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। बताया जा रहा है कि एनडीए के सभी सांसदों और मंत्रियों को अपने संसदीय क्षेत्रों में रहने को कहा गया है और फैसले के बाद इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील का निर्देश है। वर्डिक्ट आने वाला है और ये देश के सौहार्द को मजबूत करेगा। सब लोग उसको स्वीकार करेंगे और कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी कह रहे हैं कि जो भी अदालत का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा और सौहार्द का माहौल बनाए रखेंगे। उधर आरएसएस भी संपर्क अभियान शुरू करने जा रहा है। संघ के नेताओं और मुस्लिम धर्मगुरु के साथ बैठक के जरिए कोशिश है कि फैसले से पहले माहौल खराब न हो। वहीं कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों में फैसले को लेकर मंथन का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने 10 नवंबर को CWC की बैठक बुलाई है। बैठक में अयोध्या पर आने वाले फैसले को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं के मंत्री देश के माहौल खराब करते। प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने लोगों पर कंट्रोल करें और सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं के मंत्री देश के माहौल खराब करते। प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने लोगों पर कंट्रोल करें और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसका सम्मान करें। केंद्र सरकार अयोध्या मामले में फैसला आने से पहले चौकस है। वहीं सियासी पार्टियां भी हर हाल में अमन चैन बनाए रखने के पक्ष में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 100 नई बसों की सौगात दी है। दिल्ली वासियों को 100 नई बसों की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि साल भर के भीतर 3000 और नई बसें आ जाएंगी, जिसमें 1000 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। अब ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी पूरा जोर है हम लोगों का और आने वाले 6 महीने 7 महीने के अंदर लगभग 3000 नई बसें दिल्ली की सड़कों पे होंगी, जिसमें से 1000 बसें इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। लखनऊ के ईदगाह में अमन का पैगाम हिंदुस्तानियों के नाम कॉन्फ्रेंस में सभी धर्मों के संतों ने हिस्सा लिया और अयोध्या मसले पर आने वाले किसी भी फैसले को स्वीकार करने पर सहमति बनी। बिहार में हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया। दिल्ली में पुलिस वकील हड़ताल के बाद निचली अदालतों में वकीलों की हड़ताल चौथे दिन शुक्रवार को भी जारी रहेगी। पंजाब के गुरदासपुर से सांसद और अभिनेता सनी देओल ने पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने की बात कही।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अयोध्या फैसले से पहले पुलिस की ओर से 45 मस्जिदों के मौलानाओं और हिंदू नेताओं के साथ अहम बैठक की, जिसमें फैसले को लेकर संयम बरतने पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ही IMEI नंबर से चल रहे कई मोबाइल नंबर का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने IMEI बदलने के आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गए, जहां उन्होंने हरमंदिर साहिब के सामने माथा टेका। वाराणसी के अलग अलग क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं ने अयोध्या पर आने वाले फैसले को लेकर स्थानीय लोगों से फैसले का सम्मान करते हुए शांति व्यवस्था और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद घाटी की सुंदरता में 4 चांद लग गए। बंगाली भाषा के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही घिर गई। ममता बनर्जी ने IIT समेत देश के बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली JEE यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन परीक्षा में सिर्फ गुजराती भाषा के इस्तेमाल पर सवाल उठाया था और ट्वीट किया था कि मुझे गुजराती से प्यार है, लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं की अनदेखी क्यों की जा रही है, उनके साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। अगर गुजराती उपलब्ध है तो फिर बंगाली सहित अन्य भारतीय भाषाओं को भी शामिल करना चाहिए। लेकिन ये परीक्षा लेने वाली एजेंसी NTA ने बयान देकर साफ किया कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अनुरोध नहीं किया गया था, लिहाजा बंगाली भाषा शामिल नहीं की गई। 2013 में सिर्फ JEE परीक्षा के दाखिले देने को लेकर तैयार हुआ था और साथ में अपील की थी कि प्रश्न पत्र गुजराती भाषा में भी तैयार किया जाए। इसके बाद 2014 में महाराष्ट्र भी JEE के लिए तैयार हुआ। हालांकि बाद में महाराष्ट्र और फिर गुजरात ने खुद को अलग कर लिया, लेकिन गुजरात ने अनुरोध किया कि प्रश्न पत्र का गुजराती भाषा में अनुवाद जारी रहे। लेकिन NTA ने जब तस्वीर साफ कर दी तो ममता बनर्जी ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने दावा किया कि बंगाली भाषा में प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए चिट्ठी लिखी जा चुकी है। So I talked to my education minister. He said they have already sent the letter. They have already sent the letter before 2 months ago. Even if Gujarati they sent the letter or why they have not done included the Marathi language? You tell me if they are correct. Why they left out the Marathi languages, the Urdu languages? Why they left out? लेकिन इस बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेर लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ममता बनर्जी को डिवाइडर दीदी कहा और ट्वीट किया, प्रिय डिवाइडर दीदी, आपके राज्य के लोग विकास चाहते हैं, न कि ऐसा बांटने वाला कारनामा। अब जबकि सच सामने है, आपको अपने झूठ के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सरकार की गुत्थी उलझ गई है। शिवसेना सीएम पद की अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है, लिहाजा बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिले तो जरूर, लेकिन सरकार के लिए रास्ता नहीं बना। हालांकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे। इसीलिए बीजेपी के बड़े नेता राज्यपाल से मिले और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। शिवसेना के समर्थन के बिना एनडीए की सरकार मुमकिन नहीं, इसीलिए बीजेपी दूसरी संभावनाओं पर भी विचार कर रही है। वहीं शिवसेना अपने स्टैंड से हटने को तैयार नहीं। इस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने गत 5 साल 7 में सरकार चलाए महायुति को सरकार फिर एक बार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश दिया है। उस स्पष्ट जनादेश के आधार पर अब तक सरकार बननी चाहिए थी, वो जल्दी बने, यह सर्वसामान्य नागरिकों की इच्छा है। उस बनने में थोड़ा समय जा रहा है, तो आगे क्या, इसकी लीगल चर्चा करने के दृष्टि से, कानूनी चर्चा करने की दृष्टि से आज हम लोग राज्यपाल जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी से मिले, उनको राज्य की स्थिति के बारे में अवगत कराया, उनके साथ आगे क्या इसकी कानूनी चर्चा हुई। उस चर्चा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब आगे क्या करना है इसकी रणनीति तय करेगा। मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। संजय राउत का कोई आशा आकांक्षा हमेशा कभी ना मंत्री बनने की रही ना मुख्यमंत्री बनने की रही। मैं मेरे पार्टी के लिए काम करता हूँ, मैं मेरे पार्टी प्रमुख पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी के लिए काम करता हूँ, मैं महाराष्ट्र के लिए काम करता हूँ।
उधर बीजेपी राज्यपाल से मिली तो इधर शिवसेना ने अपनी बैठक में ये साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री के पद पर वो समझौता नहीं करने वाली, लेकिन अंदेशा विधायकों की खरीद फरोख्त का था। लिहाजा शिवसेना के सभी विधायकों को मुंबई के रंग शारदा होटल में भेज दिया गया। मुख्यमंत्री उद्धव साहब जो निर्णय लेंगे आप लोग बीजेपी के साथ जाएंगे, उद्धव साहब निर्णय लेंगे, सब अधिकार उद्धव साहब को है। महाराष्ट्र में कर्नाटक की होटल वाली राजनीति एनडीए के लिए बड़े झटके के तौर पर सामने आई। शिवसेना के विधायकों के होटल में जाने से एनडीए में आपसी अविश्वास का मैसेज तो गया ही, साथ ही ये संकेत भी मिल गया कि बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती टूट के कगार पर है। कोशिश तो हमेशा होती रहेगी, खास करके जिनके हाथ में सत्ता होती है, पावर होती है, एजेंसी होती है, पैसा होता है, वो ऐसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, ये हमारी राजनीति का दुर्भाग्य है। आज भी डेमोक्रेसी का ये बातें चलती है। शिवसेना के विधायकों को हम भी जानते हैं, वो ऐसे थोड़ी फूटते हैं। भाजपा का विधायक हो, शिवसेना का विधायक हो, 15-15 वर्ष हम सत्ता के बाहर रहे, तब नहीं फूटे, और अब तो सत्ता साथ में आ सकती है, जनादेश है, तब क्यों फूटेंगे भाई। शिवसेना ने अभी तक खुलकर दूसरे दलों के साथ सरकार बनाने का ऐलान नहीं किया है। एनसीपी और कांग्रेस के बड़े नेता भी अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में राज्यपाल के सामने दो विकल्प बचते हैं। अगर 9 नवंबर तक कोई दल सरकार नहीं बना पाता तो राज्यपाल विधानसभा को सस्पेंड रख सकते हैं। विधानसभा कब तक निलंबित रहेगी ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है। यदि सभी दलों ने सरकार गठन से इनकार कर दिया तब राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजकर राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन अगले 2 दिन में सियासी तस्वीर कैसे बदल जाएगी ये कहना भी मुश्किल है। करतारपुर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा के मामले में भारत सरकार ने चिंता जताई है। करतारपुर जाने वाले पहले जत्थे में शामिल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए खुली कार का इंतजाम किए जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान सरकार से Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के लश्कर आतंकियों के निशाने पर होने की आशंका के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। अयोध्या फैसले को देखते हुए योगी सरकार लखनऊ महोत्सव की तारीख और जगह में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक महोत्सव का आयोजन 13 जनवरी से होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बर्फबारी के बाद हुए हिमस्खलन में सेना के 2 जवान शहीद हो गए जो नियंत्रण रेखा के पास एक कैंप में तैनात थे। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी में जिला पंचायत अधिकारी रवि कुमार को एक पूर्व सरपंच से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भ्रष्टाचार के मामले में लिंक रोड थाने की पूर्व प्रभारी लक्ष्मी चौहान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इससे पहले इस मामले में आरोपी 7 पुलिस वालों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। रेल पटरी को पार करना जानलेवा होता है। इस बात को समझाने के लिए पश्चिम रेलवे मुंबई में रेलवे पुलिस के साथ मिलकर यमराज के किरदार के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल से छूटकर पहली बार मैसूर पहुंचने पर डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया वहीं लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली। ग्रेटर नोएडा में अक्षय नवमी के मौके पर झाली धाम आश्रम से भगवान श्री राम की परिक्रमा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अयोध्या फैसले से पहले उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी पुलिस ने छात्रों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जिसमें सभी को अफवाह से बचने की सलाह दी गई। लगातार दूसरे कारोबारी दिन गुरुवार को भी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 183 अंकों की उछाल के साथ रिकॉर्ड 40,653 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 46 अंकों की बढ़त के साथ 12,000 के स्तर को पार करता हुआ 12,012 पर बंद हुआ। पाकिस्तानी सेना हनी ट्रैप के जरिए भारतीय जवानों को फंसाकर उनसे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने की कोशिश में लगी रहती है। इसी से जुड़ा एक मामला सामने आया है। भारतीय सेना के ऐसे ही 2 जवानों को गिरफ्तार किया गया है जो हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। सेना के जवानों को फंसाने के लिए अब पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोग गुरुजी और बाबाजी भी बन बैठे हैं। यानी भारतीय जवानों को फंसाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं के नामों का इस्तेमाल कर रही हैं।
हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले 2 जवानों रवि वर्मा और विचित्र बहेरा को 3 नवंबर को राजस्थान के पोखरण से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को स्रीप नाम की फेसबुक आईडी के जरिए पाकिस्तान ने फंसाया। यही वजह रही कि भारतीय सेना की खुफिया विभाग ने जवानों के लिए हनी ट्रैप से संबंधित एक एडवाइजरी जारी की है। सेना ने एडवाइजरी जारी कर सुरक्षा बलों को ऐसे फोन कॉल्स, फेसबुक, स्काइप कॉल से दूर रहने को कहा है जो खुद को धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु बताएं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई भारतीय जवानों को फंसाने के लिए उनसे फोन, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए संपर्क करती है और फिर धीरे धीरे संपर्क बढ़ाकर बातों बातों में उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। सेना ने जवानों से यूट्यूब, टिकटॉक, बीगो लाइव, व्हाट्सएप, गूगल पर बेहद सावधानी बरतने को कहा है। इन एप्स के जरिए जवानों की पर्सनल डिटेल्स पाकिस्तान आसानी से जुटा सकता है। भारतीय सेना ने अपनी सभी इकाइयों, जवानों और अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान की इन चालों से बेहद चौकन्ना रहने को कहा है। सेना ने जवानों को निर्देश दिया है कि वो सैन्य अधिकारियों के नंबर किसी और को न दें और न ही किसी वॉर गेम, अबॉर्ट प्लान या अन्य किसी महत्वपूर्ण इवेंट की जानकारी किसी से भी साझा करें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन वापस, बने रहिए हमारे साथ।